अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के टॉपिक को। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट पे बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो हमने इससे पिछली वीडियो डिस्कस की थी ग्रीडी एल्गोरिथम की। ग्रीडी एल्गोरिथम में आपका जो ऑप्टिमल आंसर है ना वो शायद आपको अचीव हो जाए या शायद अचीव ना हो, मे और मे नॉट बी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑलवेज गिव्स द ऑप्टिमल आंसर। ये हमेशा ऑप्टिमल आंसर देती है। उसकी एक रीजन बताऊं, सिंपल सी। हम लोगों ने एक डायग्राम डिस्कस की थी उसके अंदर कि जब हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना चाहते हैं और हमारे पास लेट्स सपोज मल्टीपल पाथ हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे नोड्स कुछ बना लेना आप, ये आपके पास डिफरेंट पाथ है। ये लोकल पाथ है पहला, फिर ये अगला लोकल पाथ और ये फिर उसके बाद ग्रीडी में तो ये होता है कि आप अपना जो बेस्ट पाथ होता है ना फॉर इस वक्त जो आपके सामने, आपको इससे आगे तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा, इस वाले फेज में आप जो लोकल ऑप्टिमल आंसर होता है ना वो देखते हो और उसके मुताबिक बिहेव करते हो। ऐसे ही है ना, अगर आप इस तरफ आगे लेट सपोज तो फिर आपको आगे यही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि बैक ट्रैकिंग तो कर नहीं सकते। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग यहां से जब निकलता है ना आगे तो वो पहले तीनों रास्तों को देखता है, वो तीनों का एनालिसिस करेगा, यानी कि जितने भी उसके पास पोटेंशियल आंसर्स होंगे, पोटेंशियल सॉल्यूशंस होंगे, वो हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को देखेगा और थ्रू आउट द पाथ वो सारा पाथ चेक करेगा और फिर क्या करेगा, फिर आंसर को फाइनल करेगा। इसलिए ये कभी गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो मच बेटर होती है ग्रीडी एल्गोरिथम से, यानी कि ये वाली टेक्निक जिन एल्गोरिथम्स में भी इस्तेमाल होती है ये एल्गोरिथम आपका, यानी कि ये वाली जो टेक्निक है, ये अप्रोच जो है वो ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है जी, क्योंकि ये हमेशा ऑप्टिमल आंसर आपको प्रोवाइड करती है। आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि कौन सी जो है वो टेक्निक आपको या कौन सी अप्रोच जो है वो श्योरली आपका आंसर प्रोवाइड करती है, ऑप्टिमल आंसर वो भी, ठीक है जी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड टू सोल्व प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन। पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, यानी कि स्मॉलर और सिंपलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी इनटू सिंपलर और सब प्रॉब्लम्स। उसके बाद स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ दीज सब प्रॉब्लम्स, नंबर 2 पे क्या करेगी कि इन तमाम सब प्रॉब्लम्स के आंसर को स्टोर करेगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यही दोनों काम हमने एक्चुअली करने हैं, बस इसकी डेफिनेशन को ही तो पूरा करना है। और वैसे ये काम करते हैं हम क्यों है जी, स्टोर क्यों करते हैं आंसर को, टू अवॉइड द रिडंडेंट। रिडंडेंट कहते हैं डुप्लीकेट को, जो हमारा एक्स्ट्रा डाटा होता है ना, डुप्लीकेटेड डाटा होता है, रेप्लिकेटेड डाटा होता है, उसको आप कहते हो रिडंडेंट। जब आपका डाटा मैच कर रहा होता है, कॉमन आ जाए वहां पे, तो बेसिकली अवॉइड क्या करता है, रिडंडेंट कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है वो इस जो है वो टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने डिवाइड एंड कनकर का एल्गोरिथम पढ़ा, उसमें ना एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जब आपके पास आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करते हो, सिंपलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो ना, तो आपकी जो डिवीजन निकलती है, जो सब प्रॉब्लम्स निकलती हैं, वो सब प्रॉब्लम्स कभी भी रिपीट नहीं करती। सब प्रॉब्लम्स आपकी रिपीट नहीं करती किसके अंदर, डिवाइड एंड कनकर के अंदर। लेकिन अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप सब प्रॉब्लम्स अपनी बनाते हो ना तो ये रिपीट करेंगी। ये चीज याद रखिएगा, आप अपने तरीके से इसको नोट्स में लिख लो। मैं शॉर्ट टर्म्स यूज करता हूं, बोर्ड में मेरी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त जाए हमारा। तो आपका जब डिवाइड एंड कनकर आप अप्रोच यूज कर रहे होते हो तो वो क्या करता है, सब प्रॉब्लम्स को बनाता है। आपके पास बहुत सारी सिमिलर यूनिट्स तो आते हैं लेकिन वो रिपीट नहीं करते, एक चीज एक ही बार आएगी। आप मर्ज सॉर्ट निकाल कर देख लो, मर्ज सॉर्ट के अंदर आपके पास जो है जब हमने सॉर्टिंग करनी है उसमें एक डिजिट है 2, वो 2 दफा आ सकता है, 3 दफा आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं। आप सॉर्टिंग कर रहे हो भाई, सॉर्टिंग तो डिफरेंट नंबर्स की होती है, रैंडम नंबर्स की होती है ना, डिफरेंट वालों की, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल आप याद कर लें, उसमें कोई भी सब प्रॉब्लम आपकी रिपीट नहीं करेगी। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिपीट करती हैं। और उन जब हम लोग सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, वो आप लोगों ने एग्जांपल देखना, उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा जी फाइबोनाची सीक्वेंस। ये इसको लोग फाइबोनाची भी पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअली ये जो टर्म है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज फाइबोनाची। अब फिबोनाची सीरीज या सीक्वेंस में क्या होता है, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह की एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ये भी मैथमेटिकल सीक्वेंस है। उसमें क्या होता है कि पिछले 2 डिजिट का सम यहां आगे पड़ा होता है। 0 + 1 का सम क्या है 1, 1 + 1 का आंसर क्या है 2, 2 + 1 का सम क्या है 3, 3 + 2 का क्या है 5, 5 + 3 का क्या है 8। यानी कि पिछले 2 डिजिट्स का सम अगला डिजिट, पिछले 2 डिजिट का सम अगला डिजिट, पिछले 2 डिजिट का सम अगला डिजिट। तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास 8 है ना, तो यहाँ पे f(8) जो है वो किसके इक्वल होगा, f(8 - 1) प्लस f(8 - 2)। अब ये 8 - 1 आप बोलोगे सर 7, नो, 7th टर्म, ठीक है जी। तो यहां पर भी 7th टर्म आ जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर आपको 8th टर्म निकाली, सॉरी मैंने वैसे 8th टर्म तो नहीं है, ये 3 3 6 और एक 7, तो आपकी 7th टर्म है। तो 7th टर्म कैसे निकलेगी, 8 - 1, यानी कि 8th में से पिछली और 8th में से 2 पिछली, ठीक है जी। यानी कि आपकी हो जाएगी, सपोज करें आपने अगर 7th निकालनी है तो ये आपका हो जाएगा 7th और ये भी हो जाएगा 7th, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 6th टर्म प्लस ये आपकी हो जाएगी 5th टर्म। बात समझ आ गई। तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर मत कंसिडर कीजिएगा, मैंने इसलिए इसको रेज कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हम अगर इस टर्म को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्या करना है, एफ ऑफ एन अगर निकालना है तो एफ ऑफ एन माइनस 1, यानी कि एन मींस nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म की बात हो रही है, प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। अगली पिछली दोनों टर्म्स को अगर आप माइनस करोगे, क्योंकि ये आपका पड़ा हुआ है एफ ऑफ एन माइनस 2, ये पड़ा हुआ है एफ ऑफ एन माइनस 1, और ये फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन। अगर इसको एफ ऑफ एन बनाओगे तो ये एफ ऑफ एन माइनस 1 और ये एफ ऑफ एन माइनस 2, सिंपल। दैट इज अ टेक्निक एक्चुअली जिसमें हम फिबोनाची सीक्वेंस को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप जरा देखिएगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में ये हमारे किस काम आती है। देखें, डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज दैट कि अगर मैं इसी सीक्वेंस की बात कर लेता हूं, तो अगर मैंने ये आंसर के ऊपर आपको ये दोनों बताए, तो भाई मैं इसके ऊपर भी तो आपको इन्हीं की इक्वेशन बनाकर दिखा सकता हूं ना। अगर ये एफ ऑफ एन बना दूंगा तो ठीक है, फिर एफ ऑफ एन माइनस 1 ये है, एफ ऑफ एन माइनस 2 ये है। अगर ये एफ ऑफ एन है तो फिर ठीक है, फिर ये एफ ऑफ एन माइनस 1 है, ये एफ ऑफ एन माइनस 2 है। तो वो सेम थॉट आप इस्तेमाल करते जा रहे हो। आप कुछ ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा कंसिडर कर लो कि हमारे पास लेट्स सपोज दैट हमारे पास एफ ऑफ 4 है। एफ ऑफ 4 के हमने दो आंसर्स निकाले, एक एफ ऑफ 3, एक एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 3 के फर्दर दो आंसर निकाले, एक एफ ऑफ 2, एक एफ ऑफ 1, और यहां पे भी एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0। इसको फर्दर सोल्व किया, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0। लेट्स सपोज दैट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप बोलोगे सर 4 का तो 3 और 2 कैसे हो सकता है, 5 कैसे हो सकता है। भाई मैं ये कह रहा हूं, ये जस्ट एक टर्म है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ 4 यानी 4th टर्म कैसे मिलेगी फिबोनाची सीरीज के अंदर, एफ ऑफ 3 से और एफ ऑफ 2 से। एफ ऑफ 2 कैसे मिलेगी, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 से। एफ ऑफ 3 कैसे मिलेगी, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 से। तो ये बेसिकली देख रहे हो कि यहां पर आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होना शुरू हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप क्या करो, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स, कर लिया जी ब्रेक डाउन, एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द सब प्रॉब्लम। अब सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर करो। लेट्स सपोज दैट एफ ऑफ 0 का आंसर, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि एफ ऑफ 0 का आंसर सपोज कर लें 0 है, और एफ ऑफ 1 का आंसर आपके पास क्या है, 1। तो यहां पर आंसर क्या आपके पास 0, यहां पे क्या है 1, तो 0 + 1 का आंसर कितना आ गया, 1। आसान लफ्जों में एफ ऑफ 0 का आंसर 0, एफ ऑफ 1 का आंसर 1, तो एफ ऑफ 2 का आंसर कितना निकला है आपके पास, 1, ठीक है जी। एफ ऑफ 1 का आंसर कितना है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आंसर स्टोर्ड है, और उस स्टोर्ड रिजल्ट को हम देख रहे हैं, स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ दीज सब प्रॉब्लम्स। हमने यहां से आंसर स्टोर किया हुआ पहले से, यहां पे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर है 1। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1, इनका 1 + 1 का आंसर कितना आ गया, 2। एफ ऑफ 3 भी आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है जी। एफ ऑफ 3 भी डाटाबेस में स्टोर कर लो, ये कोई एक एडिशनल फाइल हम बना लेते हैं डाटाबेस के अंदर, जिसमें हम सब प्रॉब्लम्स का आंसर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है तो मुझे उसकी सब प्रॉब्लम्स पे जाने की जरूरत है, नो, क्योंकि मुझे अगर मैं इनको भी सोल्व करूंगा तो फिर एफ ऑफ 2 का रिजल्ट जो मैंने स्टोर किया हुआ, मुझे उसकी जरूरत ही क्या है, फायदा फिर उसका, वो तो गलत कर दिया हमने। इसलिए एफ ऑफ 2 का तो रिजल्ट आपके पास पहले से स्टोर है 1, इन प्रॉब्लम्स पे आने की जरूरत ही नहीं है, नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास जब पेरेंट कैटेगरी का आंसर है, चाइल्ड में जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपने एफ ऑफ 2 का आंसर उधर ही दे दिया, बात खत्म। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें ना, इतनी ज्यादा सब प्रॉब्लम्स रिपीट करती जा रही हैं, ये आगे चलता जा रहा है ये ट्री आपका, अगर आप हर प्रॉब्लम को सोल्व करोगे तो आपके एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता कहां चली जाएगी, 2 की पावर n, एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाएगा ये। ऑर्डर ऑफ बिग O नोटेशन पढ़ी थी ना आपने, उसमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पता है कैसे बनता है, यहां पे इस जगह पे, वो इस जगह पे जाके ग्राफ बनेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हम थोड़े बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइम जो है वो आपका राइज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज अ वे, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स को स्टोर कर लेते हैं सब प्रॉब्लम्स को, और उन्हीं को जब भी उस तरह की कोई भी सब प्रॉब्लम आएगी हम उसी आंसर को स्टोर कर लेंगे। आसान लफ्जों में मैंने एक प्रॉब्लम को सोल्व किया, उसको पहले डिवाइड किया सब प्रॉब्लम्स के अंदर, उसमें बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट कर रही हैं, जो कोर लेवल पर सब प्रॉब्लम्स हैं मैंने उनके आंसर 1 टाइम स्टोर करके रख लिए अपने पास। अब उस तरह की जब भी सब प्रॉब्लम आएगी तो स्क्रैच से रिजल्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, उसका बने बनाई चीज का हमारे पास आंसर पहले से पड़ा होगा, तब जब हम इस तरह का एल्गोरिथम यूज करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, सिंपल। बात समझ आ गई। ये था बेसिकली आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग का लेक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।